भारतीय मीडिया पर पाक भारत जंग के चर्चे जबान ज़दे आम हैं और पाकिस्तान खामोश तमाशाई बना बैठा है। बीजेपी के इंतहाई सीनियर मेंबर जो उनके अपर हाउस से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहते हैं? मिस्टर स्वामी इनका नाम है, क्या कहते हैं? एक शॉट आपको दिखाते हैं, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। सर और जान लेरी की बात नहीं करूंगा मैं। पाकिस्तान का चार टुकड़ा हमारी उद्देश्य होना चाहिए और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात मानी जाएगी। तो वो सीमा को पार करके जाओगे तो एक गांव, एक कस्बा आती है, उसका नाम है मुदिरका। उस मुदिरका में जैश मोहम्मद का बेस है, उसको ध्वस्त करना चाहिए। मानते हैं आपका ताल्लुक बीजेपी से होगा, लेकिन आपको हमारे शहर के सही नाम का ही पता नहीं है। ये मुदीर का नहीं है, ये मुरीद के है। मुरीद के की बात कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, ये किस खाम ख्याली में रहते हैं बीजेपी के इतने सीनियर मेंबर्स? पहले भी आज से कई दफा 2-3 प्रोग्रामों में ये बात की है कि भारत अपने डिजाइन में है, उन्होंने बहुत तफसील से इस पर बात की थी। ये कोई छोटा आदमी नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी जो है। सुब्रमण्यम स्वामी उनकी अपनी जनता पार्टी होती थी और ही इज एन इकोनॉमिस्ट, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के अंदर ट्रंप का जाती दोस्तों में से शामिल होता है। अच्छा, फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पे उसकी तारीफ भी की है और उसके बारे से उसने कहा है इंडिया के बारे में जो सारी पॉलिसी गाइडलाइंस मिल रही हैं उसको, और जो वो पॉलिसी स्टेटमेंट देता रहा है वो सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से देता है। अच्छा। सुब्रमण्यम स्वामी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है बीजेपी पार्टी का। ये उनका मिनिस्टर भी रहा हुआ है और ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट था, लेक्चर भी देता रहा है और उनका ब्रेन समझा जाता है जो कि इस चीज को आगे लेके जाता है। ये हार्डलाइनर्स में से है। अब इस तरह की बात हम यहां बैठ के इंडिया के बारे में कहें कि उसके 25 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो कोई नहीं करता। मसला पता क्या है? पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के लोगों को आज तक तैयार ही नहीं किया जा रहा कि दुश्मन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। यहां तो हालत पता है क्या है? हालत यह है कि बुनियादी तौर पर सिलेबस से इस बात को खुर्च करने की कोशिश की जाती है कि हमारी तारीख में हमारे साथ हिंदू ने किया क्या। यानी आप सोच नहीं सकते कि अगर नरेंद्र मोदी एक स्टॉन्च हिंदू बैकग्राउंड ना रखता तो क्या वो इतना मुखालिफ होता पाकिस्तान का? नेवर। क्या अगर उसके पास अखंड भारत की और हिंदुत्व की सूरत हाल का नारा उसके साथ ना होता तो क्या वो इतना मुखालिफ होता? क्या वहां जो नारा चलता है, जो हिंदू विश्व प्रेषित का नारा है कि जिसमें वो पूरे के पूरे इसको इंडिया और पाकिस्तान को एक करके एक हिंदुत्व बनाना चाहते हैं, क्या वो हिंदू नेशनलिज्म का नारा नहीं है? एक मजहब की बुनियाद पे है ना। उसके बावजूद भी कहा जाता है आज भी उठ के, अभी हमारे यहां जो सिंध का बिल पास हुआ है, अब सिंध का बिल दुनिया में कई कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का बदतरीन मुल्क जो मुसलमान का दुश्मन मुल्क है ना, वहां भी ये मुल्क ऐसा बिल नहीं है और चुप है, सब चुप है। हजरत अली किस उम्र में जाके हजरत अली 10 से 11 साल की उम्र बनती है। जी क्या 10 से 11 साल के बाद आपको कहा जाता कि नहीं अली तुम 18 साल के हो जाओगे तब मुसलमान? इतनी बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने। जी हाँ। लेकिन मसला ज़ाहिर है कि हमें नहीं तैयार किया। हम बुनियादी तौर पर एक बात याद रखिए, मैंने पहले भी लिखा है कि ये जंग जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाएगी, ये कौम मुत्तहिद नहीं होगी। हम इतने डिफेंसिव ये इलाकाई जंग नहीं है, हम इतने डिफेंसिव ये दो कौमों की, दो मुल्कों की जंग नहीं है। ये कभी भी दो मुल्कों की जंग नहीं थी। मैंने उस दिन भी कहा कि अगर कश्मीर में 100% हिंदू हो जाएं तो क्या तुम्हारा कश्मीर तुम्हारा शारग रहेगा? क्या कश्मीर में 90% भी हिंदू हो जाएं, 60% भी हिंदू हो जाएं, तो तुम क्लेम करोगे कि सारे दरिया तुम्हारे आते हैं, वहां से आते हैं, हमारा ज्योग्राफी हिस्सा है? नहीं, वहां मुसलमान है इसलिए कश्मीर तुम्हारा शारग है, वहां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं इसलिए कश्मीर तुम्हारा शारग है। ये इस तरह की गुफ्तगू वहां होती है और हम सिर्फ ये कहते हैं हमारे यहाँ फिजा नहीं बनाई जा रही। हमारे यहाँ कहा जाता है करते हैं, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। आखिर डिफेंसिव कौमें बुनियादी तौर देखिए, कौमें बुनियादी तौर पर उस वक्त लड़ती हैं कि जब कौमों को बताया जाए कि तुम्हारा दुश्मन किस तरह का है और कितना खौफनाक है। अफगानिस्तान में बैठे हुए ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने इतना बड़ा हवा बना दिया था कि पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हो गया था।
वो मुल्क जिसके अंदर पानी नहीं था, जैसे कहता ना रनिंग ड्रिंकिंग वाटर, वो मुल्क जिसके अंदर टेलीफोन नहीं था, वो मुल्क जिसके अंदर रेलवे लाइन नहीं थी, वो मुल्क जिसके अंदर एयरपोर्ट्स नहीं थे, वो मुल्क जिसके अंदर किसी किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस मुल्क में बैठे हुए उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर को अमेरिका ने हवा बनाया और कहा ये लोग हमारा लाइफस्टाइल छीनने आ रहे हैं। तब जाके वो दहशतगर्दी के लिए 68 ममालिक को अपने साथ इकट्ठे कर सका था। हम हमारे साथ रोज हमारी बस पे हमला करके चले जाते, हमारी एम्बुलेंस में हमला करके चले जाते हैं। अच्छा, और उसने ये नहीं कहा कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाऊंगा, उसने कहा मैं बाउंड्री पे, इंटरनेशनल बाउंड्री, मुरीद के जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया की नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये वर्किंग बाउंड्री नहीं है। मुरीद के कहा है, यानी आपको ड्रोन सहने की इतनी आदत हो गई है, आप ड्रोन्स के ऊपर चुप रहने की इतनी आदत हो जाए कि सिवाय पाकिस्तान की फौज के बयान के इतना मिन किस्म की सियासी लीडरशिप का हमारा बयान आता है, आपकी जिनके मुंह से अभी तक कुलभूषण का नाम नहीं ले रही, नाम नहीं, ऐसे जैसे निकाह किया होता है कुलभूषण के साथ। वजह क्या है वैसे? मुझे समझ नहीं आती भाई, क्यों नहीं आपकी, मैं बताऊं फिर? जी गो अहेड, बताएं सर। मसला यह है कि आपकी फीड कहां से आती है मुर्गियों की? इंडिया से। और मुर्गियों का कारोबार किसका है? सबसे ज्यादा सियासतदानों का। हाँ, और सियासतदानों में किसका है? जिसकी हुकूमत है। ठीक है, एक आपकी गुजरांवाला में जो सारे स्टील के, वो मैं बताया था, नाजी ने कॉलम लिखा है, इतना तफसील से उसने बताया कि कैसे कैसे आता है, आपका आलू कहां से आता है, आपका टमाटर कहां से आता है, आपका दिल कहां धड़कता है इंडिया में। जी, असल मसला यह है कि पाकिस्तान, उनके कभी किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान दिया? उनका सियासतदान बयान देता है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बयान देना पड़ता है, कमांड तब्दील करते हुए बयान देना पड़ता है। कौम को जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, कौम को आपने कभी यूनाइट कर, कौम एक बात याद रखिए, कौम को तो ट्रक की बद्दी के पीछे लगाया हुआ है, कौम नहीं, वो अलग इशू है। कौम जो है, मैं गवादर से लेके गिलगित तक घूमा हूं, हिंदुस्तान से दुश्मनी सिर्फ एक ही बुनियाद पर हो सकती है, और हिंदुस्तान की शरारत का जवाब, हिंदुस्तान की बर्बरियत का जवाब, हिंदुस्तान के जुल्म का जवाब सिर्फ एक बुनियाद पे हो सकता है, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वरना और कोई रास्ता नहीं है इस कौम को यूनाइट करने का। ये हम कल भी कहते थे, हम आज भी कहते हैं, एक ही रास्ता है। दुश्मनी भी एक ही बुनियाद पर पली थी सर, हमने दुश्मनी एक बुनियाद पर डाली थी। मैंने कहा था, मैं मोहम्मद हुसैन चीमा हूं, ये अर्जुन दास चीमा है, मेरा भाई नहीं है। बेशक हम साग एक तरह का खाते हैं, बेशक हम हीर एक तरह की गाते हैं, बेशक हम भंगड़ा एक तरह का डालते हैं, बेशक हम धोती एक तरह की पहनते हैं, मेरा भाई नहीं है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता। सर, हमने कहा चाहे हमारा सफारत खाना हो, वहां से जवाब आता है तो डिफेंसिव, लेकिन हमारा दफ्तर खाना हो, अगर जवाब आता है तो डिफेंसिव। आखिर क्यों? हालत यह है कि कश्मीर की बुनियाद पे हम कॉलम लिखते हैं। मुझे बड़ी अजीब हैरत होती है, मैं कॉलम लिखता हूं और मैं बताता हूं कि कश्मीर का इशू बुनियादी तौर पर तुम्हारा इस्लाम का इशू है। मैं जब कहता हूं, हालत यह है कि मुसलमान वहां पर इंडिया के अंदर बैठा हुआ, खा वो देवबंद में हो, खा वो बरेली में हो, खा वो किसी और जगह पे हो, वो बुनियादी तौर पर मेरे पास तकरीरें मौजूद हैं, खा वो सारे खड़े होकर कहते हैं कि हम कश्मीर को अपना टूटंग मानते हैं, हम भारत के साथ हैं, सारे कहते हैं, हर मसलक के लोग कहते हैं। मुझे नहीं चाहिए वो लोग कि जो साथ मिलके मेरा खून बहाने के लिए आते हैं, और उसके ऊपर पाकिस्तान के टेलीविजन के प्रोग्राम में मजाक उड़ाया जाता है, उस कॉन्सेप्ट का, अल्लाह उसके रसूल का मजाक उड़ाया जाता है, और 2-3 दानिश्वर वहां बैठे होते हैं और वो बड़े स्टाइल से कहते हैं, जो पहले जनाब वो तो ब्यूरोक्रेट थे, तो अब जनाब अब ओ भाई, इल्म, मैं बात कलमा तैयबा की कर रहा हूं, तुम्हें आज भी मैं बताता हूं, तुम जिस सरजमीन को, कश्मीर पर तुम्हारी लड़ाई हो रही है ना जी, मेरा एक सवाल का जवाब दे दें, कश्मीर में अगर 90% हिंदू होते तो क्या कश्मीर पे आज तुम्हारी लड़ाई होती? कश्मीर में तुम्हारी लड़ाई इसलिए है कि वहां ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है, कश्मीर में तुम्हारी लड़ाई इसलिए है कि वो मुसलमान कलमा तैयबा पढ़ने वाले हैं, कोई और तरीकेकार नहीं। वरना तुम्हारी कलमा तैयबा पढ़ने वाले जो हैं वो सर, क्या आप उन बाबा जी की बात पूरी हुई देखते हैं कि रिमझिम होती रहेगी और पाकिस्तान पै जाएगा? जी, मैंने लिखा भी था, ऐसा हो सकता लगता है यही है, लगता यही है कि बहुत नजदीक है। मैं उस कल परसों नेमत शाह वली की कहानियां पढ़, उनकी जो कहानियां कह रहा हूं, उनकी जो नहीं,
मसनवी पढ़ रहा था, अच्छा, उनके बैत हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जब इंडो पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई जी। तो ये फिर छोटी जंग नहीं रहेगी। वो कहते हैं कि सारी दुनिया से मुसलमान आके इस जंग में लड़ेंगे, और ये इतनी बड़ी, इसलिए अभी क्यों तक के लड़ेंगे? जो फैक्ट्स हैं, क्यों अभी तक लड़ेंगे? तो रिमझिम हो रही है और पाकिस्तान पीछे ही पीछे। क्यों लड़ेंगे? नहीं, पाकिस्तान नहीं चले, क्यों लड़ेंगे? दिफा है ना इसलिए लड़ेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा इस जंग के लिए बकायदा सहाबा से वादा लिया था और कहा था जब ये जंग होगी, और जंग की टाइमलाइन बताई थी कि जब ये जंग होगी तो फिर तुम जब हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाओगे तो ईसा इब्ने मरियम को अपने दरमियान पाओगे। सर एक और ये जंग ना महमूद गजनी की जंग है, ना मोहम्मद बिन कासिम की जंग है, ना शहाबुद्दीन गौरी की जंग है, ये और जंग है। एक और बुजुर्ग का भी आपने तज़किरा किया था जिन्होंने मुरीद का जिक्र किया था कि मुरीद के वो जगह होगी जहां पर ये जंग हो सकती है या छिड़ सकती है। नहीं, मैंने जलालपुर जट्टान सियालकोट की बात की थी। नसीम अनवर बेग साहब होते थे, कुदरतुल्लाह शहाब के साथियों में से, उनके घर में हम बैठे हुए थे, वहां पर एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने कहा था इस रास्ते से हिंदुस्तान जो हमलावर होगा, आप देखिए उसी के इलाके के इर्द गिर्द से हमलावर हो रहा है। और मैंने एक और बात भी बताई थी कि हिंदू पंडितों ने बड़ी तफसील के साथ उनको गाइडलाइन किया है कि आप ये जिल्द 2014 के बाद से अगर 2017 के दरमियान कहीं आ गया तो फिर हिंदुस्तान जो है कभी भी पाकिस्तान पे फतह नहीं हासिल कर सकेगा। तो आप अभी से कुछ करना शुरू कर दो। तो ये है सूरत हाल। और ये जंग अल्टीमेट तैयार करो, वो अपनी कौम को तैयार कर चुके हैं, हमारी सियासी लीडरशिप को तैयार करना चाहिए। हमें अपनी कौम को बिल्कुल तैयार करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कराची की, और कराची में एक शख्स की खुदकुशी की। क्यों